कहा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये रही कि दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज़ हो गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आज खिताब किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए एक एडवाइजरी जारी की, उनके लिए एक रोड मैप जारी किया कि अगले पार्लिमानी साल के लिए बल्कि आइंदा 4 सालों के लिए मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए और जहाँ पर खामियाँ हैं उनको ठीक कैसे करना चाहिए। इस एडवाइजरी, इस रोड मैप के साथ साथ सदर ज़रदारी ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को वार्निंग भी दी ऐसे वक्त में कि जब खिताब से पहले सदर से वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई। वो वार्निंग सदर ने PMLN की हुकूमत को ये दी कि दरियाए सिंध पे नहरों की तामीर से बाज रहा जाए। पीपल्स पार्टी इसको कबूल नहीं कर सकती, ये विफाक को तकसीम करेगा और पानी की तकसीम विफाक और सूबों के दरमियान तकसीम को हवा दे सकती है। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज भी रहा, जो कि बज़ाहिर तो एक कामयाब स्ट्रैटेजी रही कि इमरान खान का नाम सदर के खिताब के दौरान गूंजता रहा। जितनी गूंज सदर के खिताब की थी उतनी ही आवाज़, उतनी ही सदा अपोजिशन के एहतजाज की बुलंद भी थी। प्राइम टाइम के प्रोग्राम्स में डिस्कस हो रहा है सदर के खिताब का मतन भी, अपोजिशन का एहतजाज भी, और अखबारात में भी यही जीनत रहेगी, कल के अखबारात में भी। लेकिन इस एहतजाज से हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका सियासी या कानूनी फ़ायदा क्या होगा। फिर हमने ये भी देखा कि इस अपोजिशन के, बल्कि PTI के एहतजाज के दौरान जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं, JUIF और ख़ासतौर पर PK मैप महमूद खान अचकज़ई की, वो बिल्कुल लाताल्लुक बैठे रहे। तो गोया अपोजिशन की दीगर जमातें एहतजाज में, इमरान खान की रिहाई में PTI के साथ शामिल नहीं हैं। इन सारे मुद्दात पे बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो सदर ने आज खिताब किया है बड़ा भरपूर, बड़ा जामे, बड़ा डिटेल्ड, बड़ा कम्प्रिहेंसिव उन्होंने एड्रेस किया है। उसमें अपोजिशन का एहतजाज भी उतना ही बुलंद रहा जितनी बुलंद सदर के खिताब की गूंज थी। अपोजिशन के एहतजाज पर ज़रा बाद में बात करेंगे। सदर के खिताब के हवाले से आप क्या फरमाना चाहेंगे, ख़ासतौर पर जो एक तरह से उन्होंने बल्कि यकीनी तौर पर सदर ने वार्न किया है PMLN को, उनकी हुकूमत को, कि आप दरियाए सिंध पे मज़ीद नहरें तामीर न करें। तो बतौर गवर्नर क्या आपकी विफाक से तवक्को है, PMLN से तवक्को है कि वो इस अमर से बाज रहेगी, या इस मामले पे मज़ीद गुफ्तगू के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है PMLN की हुकूमत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्रेसिडेंट साहब का आज खिताब था और उसमें उन्होंने बहुत सी टॉपिक्स को जो है वो टच किया, और जो अपने नहरों की बात की वो पहले दिन से ही सिंध हुकूमत की तरफ से बाकी सूबों की तरफ से ये आवाज़ चल रही थी कि देखें, अगर 91 के रिकॉर्ड की पानी की तकसीम की बात करें तो आज तक खैबर पख्तूनख्वा को अपना शेयर ही नहीं मिला। बाकी सूबों को शायद जो अगर आप देखें, थल कैनाल बन चुकी है, रेनी कैनाल बन चुकी है, कच्ची कैनाल कंप्लीशन पे है, और चश्मा रेड बैंक कैनाल जो कि KP का हिस्सा था वो भी तक हमें मिला नहीं, और बाकी नहरें जो है वो बन रही हैं। तो इस हवाले से देखें, फोरम पर फोरम होता है, ये नहीं कि सुबह उठेगा और वो नहर बनाएगा। CCI का फोरम है, बाकी फोरम है, उसे बैठ की चीज़ों की डिस्कस होती है। इस पे ये नहीं है कि आप उठ के और कहें कि जी मैंने कैनाल बनानी है। इसी खिताब में आज प्रेसिडेंट साहब ने भी ये कहा कि ये जो है इसके ऊपर डिस्कशन, क्योंकि सिंध में अगर आप देखें, मीडिया में शायद अगर नजर ना आ रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर देखें, तमाम सिंध की आवाम इस चीज़ के ऊपर उठी हुई है। सिंध में उस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हम कहते हैं कि उसको दूर करना चाहिए और उसके बाद बाकी चीज़ें करनी चाहिए। सो आप समझते हैं कि PMLN की हुकूमत इस अमर से माने रहेगी, बाज रहेगी, या पीपल्स पार्टी तैयार है इस मामले पे मजीद गुफ्तगू करने के लिए PMLN के साथ? कि इसको प्रॉपरली एड्रेस करना पड़ेगा, और आज भी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब की मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उसमें भी इस पे डिस्कशन होगी। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को एक फेडरेशन जो है वो एक वफाक की जो है एक अलामत होती है और सबको साथ लेकर चलने वाली होती है। तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसे कुछ पार्टीज बनेंगे और इस चीज़ को जो है वो वन साइड करेंगे और बाकी सूबों की बात नहीं सुनेंगे।
अब तो गोया आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तैयार है दरिया सिंध पे मजीद नहरें तामीर करने के मामले पे कम से कम बातचीत के लिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी के अंदर है, गोया ये कह रहे हैं आप। और आप मुलाकात भी है आज इस वक्त जबकि हम आपके साथ ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इफ्तार के वक्त मुलाकात होगी, आप भी उस वक्त में शामिल होंगे जो बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। सो क्या ये मामला इन्हीं मुलाकातों में तय होगा वज़ीर आज़म के साथ या CCI के इजलास में डिस्कस होना चाहिए? और सिंध इस वक्त कोई तैयार नहीं है बाकी जो है वो नहर बनाने में, क्योंकि सिंध के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है और सिंध नहीं चाहती कि ऐसी किस्म की नहरें बने, क्योंकि उसमें सिंध में बहुत से किसानों को और ज़मींदारों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। सिंध की बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है नहर के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि सिंध की चीज़ें इस पर एड्रेस हो सकती हैं। वही बस एक ही उसमें एड्रेस हो सकती है अगर नहर न बने तो। ठीक है, तो ये वज़ीर आज़म के साथ 1-on-1 मुलाकातों में डिस्कस होगा या CCI के इजलास में डिस्कस होना चाहिए ये मसला? देखिए, वज़ीर आज़म साहब के साथ अपने फोरम पे डिस्कस होगा जो आज मीटिंग है, और डेफिनेटली ये चीज़ें CCI भी डिस्कस होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखें हमारा काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, आज तक 1 साल हो गया है CCI की मीटिंग कॉल नहीं की गई है। तो CCI की मीटिंग मैं समझता हूँ कि कॉल होनी चाहिए, उसमें जो मुख्तलिफ चाहे वो सिंध के इशूज़ हैं या बलूचिस्तान के हैं या KP के हैं या पंजाब के हैं, वो डिस्कस होने चाहिए और उनके रिजर्वेशन बाकी इशूज़ पे भी जो है वो सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, ये फरमाइए कि सदर के खिताब के दौरान आज अपोजिशन का भी भरपूर एहतजाज रहा और इमरान खान की नाम के नारे लगवाए गए, उनकी रिहाई के मुतालबे किए गए। तो ये ऐसे वक्त में हुआ है कि जब अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। अपोजिशन को ख़तरात और ख़दशात भी हैं इस हुकूमत के मैंडेट के हवाले से, जिसके साथ पीपल्स पार्टी एक तरह से इत्तेहादी है और दूसरे पार्लियामेंट्री साल का आगाज़ हो रहा है, सदर का खिताब हो रहा था। तो किस तरह देखते हैं आप अपोजिशन के इस एहतजाज को, और सदर साहब ख़ास तौर पे अपोजिशन के ग्रीवेंसेस दूर करने के मामले पे क्या कोई किरदार अदा करने के लिए वज़ीर आज़म के साथ या PMLN के साथ कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, आज बड़ा एक अनोखा एहतजाज था। जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था मैंने देखा, मैंने भी काफ़ी स्पीचेस देखी। आज 2 जो वहाँ पे वो थे, उन्होंने जो बैनर उठाए हुए थे, एक कुरम के हवाले से था और एक बन्नू के हवाले से था। तो गालिबन मैंने पहली दफ़ा देखा है कि वफाक में पार्लियामेंट में जो जॉइंट सेशन है उसमें जा रहा हो। ये 2 जो इशूज़ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के रिलेटेड थे। तो अपने सूबे के खिलाफ PTI ने बैनर उठाए हुए थे कि कुरम का रोड या कुरम अमन के लिए बन्नू में 28 तरीन के बाद लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। तो जो उन्होंने बैनर उठाए हुए हुकूमत के खिलाफ उठाए हुए थे कि कुरम का रोड खोला जाए, उधर अमन आया जाए, बन्नू में जो चीज़ें हुई हैं ये तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी है, वफाक की तो नहीं है। क्या सूबे ने वफाक से इमदाद मांगी है? अगर मांगी होती तो फिर बात होती कि जी आप हमें इमदाद दें, लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं कि हम 30 मार खान हैं। तो आज अमन ओमान में अगर नाकाम हो चुके तो सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है, PTI की हुकूमत नाकाम है। आज एक 25 किलोमीटर का रोड हमारे सूबाई हुकूमत और CM नहीं खोल सकते, जो कि हमेशा कहते हैं हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, हम बारूद लेंगे, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, अपने बानी चेयरमैन को आज़ाद करा लेंगे, ये कर देंगे। और जो नारे आज मारे थे राई के लिए वो जाकर अदालतों के बाहर मारे, सजाएं तो अदालतों ने दी है, हुकूमतों ने नहीं दी है। अब अदालतें आज़ाद है, वहाँ पर जाए अपने केस प्रेजेंट करें। अगर इनकी करतूत ऐसे हैं जिसमें सजा है तो सजा भुगतेंगे और जिसका अगर करतूत अच्छे होंगे तो इनकी जमानत हो जाएगी। यहाँ पर शोर शराबा करने से आज मैं देख रहा था कि बड़े जोरदार तरीके से डेस्क बजा रहे थे, फाइल बजा रहे थे अयूब खान के नवासे। अब अयूब खान के नवासे भी जमहूरियत के जो है हमें दर्स दे रहे, तो ये अल्लाह ताला की शान है। देखें, उमर अयूब का तस्करा कर रहे हैं आप। सो जो आज हुआ है पार्लियामानी साल, दूसरे पार्लियामानी साल के आगाज़ पे, क्या ये एक झलक है कि अगला पार्लियामानी साल भी इसी तरह इसी किस्म की हंगामा आराई में जो है वो गुजर जाएगा और अपोजिशन हुकूमत के दरमियान यही खलीज बरकरार रहेगी? गवर्नर साहब, अपोजिशन कुछ नहीं चाहते। अपोजिशन एक 1 पॉइंट एजेंडा पे NRO चाहती है। NRO इनको मिलना नहीं है, जो इनकी करतूत है उनकी सजा उन्होंने भुगतनी है। अगर इनकी एक चीज़ है कि इन नारों से और इन चीज़ों से इनको NRO मिलना है, तो मैं नहीं समझती कि NRO मिलना है। अदालतें आज़ाद हैं, जाएँ अदालतों से रजू करें और अदालत उनको रिलीफ देगी तो वेल एंड गुड, नहीं देंगे तो अपनी सजा भुगतेंगे। ऐसी करतूत आपने किए हुए हैं, आपने 9 मई किया, बाकी चीज़ें की, आपने जो है मुल्क दुश्मनी की, और आज आप कहते हैं कि आपको जो है वो NRO मिल जाए और आप निकलें बाहर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे वक्त निकालने। इंतहाई मसरूफियात में से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सदर के खिताब के हवाले से, और सदर ने जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को एडवाइजरी जारी की है, ख़ास तौर पर जो वार्निंग दी है, उस पर PMLN से बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मुस्लिम लीग नून से बात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने जो दूसरे पार्लिमानी साल के आगाज़ पे ख़िताब किया है उसमें PMLN की हुकूमत की जो गुज़श्ता एक साल की परफॉर्मेंस है उसका इहाता तो किया ही है, लेकिन आइंदा एक साल के लिए या आइंदा 4 सालों के लिए एक रोड मैप भी हुकूमत को दिया है। तो जो सदर सरदारी के ख़िताब में हुकूमत के लिए PMLN की हुकूमत के लिए रोड मैप है, क्या उस पर अमल किया जाएगा? ख़ास तौर पे दरियाए सिंध पे जो मज़ीद नहरें बनाने का मंसूबा है उस पर वार्न किया है, उस पर ख़बरदार किया है सदर सरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऐसा काम न करें, मज़ीद नहरें मत निकालें, इससे तकसीम बढ़ेगी। पानी की तकसीम के मामले पे विफाक और सूबों के दरमियान तकसीम बढ़ सकती है। और ये वार्निंग या ये ख़बरदार ऐसे वक्त में किया कि जब सदर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हुई ख़िताब से पहले। इसके अलावा भी दीगर मामलात हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हवाले से किए जाने वाले। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर रह चुके हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जो प्रेसिडेंट ने आज एक रोड मैप दिया है, किस तरह देखते हैं आप उस रोड मैप को? क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत, PMLN की हुकूमत उस रोड मैप पे काम करेगी? नंबर 1। नंबर 2, ख़ास तौर पे जो एक वार्निंग दी है प्रेसिडेंट ने कि दरियाए सिंध पे मज़ीद नहरें तामीर ना की जाएं, इसको किस तरह एड्रेस करेगी? दिस इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN सर। सदर का खिताब जो है वो रवायती तौर पे हुकूमत की तरफ से ही उसका मतन भेजा जाता है, और मेनली जो प्रायोरिटीज हैं जो उन्होंने आगे का रोड मैप दिया है वो हुकूमत का अपनी जो तरजीह है उसके मुताबिक उन्होंने वो दिया है जी। तो लिहाजा उसमें आई थिंक जो अहम बात है मेरी नज़र में जहाँ उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी खासा तो मुआशी कारकर्दगी का जिक्र किया, जिसमें बहुत नोटेबल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है, चाहे वो महंगाई की सूरत में है जो अब सिर्फ 1.5% रह गई है। पिछले साल इस वक्त 23% थी। उन्होंने इसी तरह जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% से गिरकर जो है वो 12% पर आ गए। सर महंगाई वाले फिगर्स तो डिबेटेबल हैं, आगे चल के डिबेट कर लेते हैं, लेकिन आप जवाब कंटिन्यू कर लीजिएगा। महंगाई वाले फिगर्स जो है उस पर हम जरूर डिबेट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को बताना जरूरी है कि जब ये बात की जा रही है तो उसका क्या मतलब है जी। और उन्होंने जो आप बात की आई थिंक जो बड़ी अहम थी जिस पर कुछ गौर करना चाहिए, उसमें सियासी मसाला कम है, लेकिन उन्होंने कहा कि जमहूरियत का जो तसलसल है उस पर उन्होंने बात की और पार्लियामान को तकवीयत देने की उन्होंने बात की कि तमाम जमातें जो हैं वो पार्लियामान को अपनी जो जहां भी उनके डिस्प्यूट्स हैं उसको उन तनाज़ों को हल करने की जो जगह है वो पार्लियामान होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने टेररिज्म का भी जिक्र किया जो अभी उठा है। तो जो सारी अहम गुफ्तगू थी, सारे अहम मौज़ूआत थे, उसका उन्होंने अहाता किया। उन्होंने पानी पर एक वार्निंग दी है और ये वार्निंग इससे पहले भी पीपल्स पार्टी की तरफ से दी जा चुकी है और इसको बैठकर हल करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वाटर रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत अरसा पहले हुई थी, उसके बाद दोबारा वो रिवाइव नहीं हो सकी। 1991 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये हुई थी और उस वक्त भी इस बुनियाद पर हुई थी कि शायद उसके कुछ साल बाद हम कालाबाग डैम बना पाएंगे। तो उसके बाद उसके मुतालिक जो है सामने रख कर ये सारा, अब अगर इस पर नहरें निकालने के मामले पर और पानी की तकसीम पर इस पे अगरचे ये हम सब के लिए एक हसास मौजू है क्योंकि इससे काश्तकार मुतासर होते हैं, लेकिन इसको हमें जो वसी तर कौमी मफाद है उसमें देखते हुए और बुनियादी फैक्ट्स को जो हकायक हैं उनको जरूर, और यहाँ भी मैं सदर साहब की बात को दोहराऊंगा कि चाहे वो पानी का मामला भी है उसके हकायक खुलकर जो भी हैं पाकिस्तान के अवाम से उनके नुमाइंदों के सामने पार्लियामान में शेयर होनी चाहिए, एक खुली डिबेट होनी चाहिए, बजाय ये कि हम इशारों के नामे में एक दूसरे से बात कर सके। सर ये बड़ी जबरदस्त, सर सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त बात आप कर रहे हैं। मैं इसी को आगे बढ़ाने के लिए एक सप्लीमेंट्री सवाल करना चाह रही हूँ। आपने 2-3 जो अल्फाज का टर्म्स का चुनाव किया, आप माशाल्लाह बड़े एलोकेंट हैं, बड़े आप बलीगुल ज़बान हैं। आपने कहा जी वसी तर कौमी मफाद, तो जब वसी तर कौमी मफाद का टर्म यूज़ किया जाता है तो
کان لامحالہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا وسیع تر قومی مفاد ہے. نمبر 1. نمبر 2, بنیادی حقائق. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ دریائے سندھ پہ مزید نہریں اگر تعمیر کی جائیں گی, سندھ کا پانی چھن جائے گا, پنجاب کی طرف جائے گا, سندھ کی زرعی زمینیں, کاشتکار والی زمینیں وہ بنجر ہو جائیں گی. نمبر 1. دوسرا, آپ نے کہا کہ مل بیٹھ کے بات کریں. اسی پر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ سی سی آئی کا اجلاس 1 سال سے زیادہ ہو گیا, آپ نہیں بلا رہے, تو بنیادی فورم تو سر وہ ہے نا یہ ڈسکس کرنے کے لیے. جی وہ ہے, لیکن سی سی آئی کا اجلاس جو ہے اسے نہ ہی عجلت میں بلانا ہے, اور اس کے لیے جو تیاری کرنی ہے جس کے لیے مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور حقائق میز پر رکھنے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان. دوسری جماعتیں بھی اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں, پورا ملک جو ہے وہ پانی سے متاثر ہوتا ہے, تو اس کو سامنے رکھ کر اور جو حقائق ہیں, پہلے تو بات ہے کہ جو حقائق ہیں پاکستان کے واٹر فلوز کے وہ پبلک کر دینے چاہیے, اور اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے اب الحمدللہ پچھلے چند دنوں میں جو ہے پانی کے نئے وزیر نے چارج لے لیا ہے. جی. بڑے ہمارے سینئر کولیگ ہیں معین وٹو صاحب, تو ان کو جو ہے وہ قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور ٹرینڈز کیا ہیں. ٹھیک. یہ بات ٹھیک ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی میں کمی آ رہی, لیکن آنے والے کچھ سال میں تو ہمیں وہ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس ہی بتاتے ہیں کہ جو گلیشیئرز ہیں ان کی میلٹنگ کی چونکہ شرح جو ہے پگھلنے کی شرح بڑھ رہی ہے, تو شاید پانی میں کچھ عارضی طور پر اضافہ بھی متوقع ہے, اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. لیکن یہ سب چیزیں تبھی ہوں گی کہ اس کو ہم جذباتیت اور صوبائیت کے پیرائے سے نکال کر اس بات پر کریں کہ ہمیں جہاں مختلف ملک کے علاقے ہیں ان کو سیراب بھی کرنا ہے, اور یہ بات کھل کر کرنی چاہیے کہ مختلف علاقوں کے جو کاشتکار ہیں ان کے مفادات کا اگر آپس میں کلیش ہو رہا ہے تو اس کو ریزالو کرنے کی جگہ بھی پارلیمان. سر, آپ نے جو صوبائیت کا لفظ استعمال کیا, آپ نے کہا کہ اس ہال میں سے نکل کے ہمیں قومیت کے مفاد کی بات کرنی چاہیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو اعتراض اٹھا رہی ہے, یا صدر نے جو آج اپنے خطاب میں جو کہ بہت اہم ہوتا ہے اس میں اگر دریائے سندھ پہ مزید نہروں کی تعمیر کرنے سے پی ایم ایل این کو منع کیا ہے, تو یہ پیپلز پارٹی صوبائیت کو ہوا دے رہی ہے؟ جی, میں صرف یہ کہوں گا کہ پانی کا معاملہ صوبوں کی جو ہماری اس وقت کی باؤنڈریز ہیں ان کو سامنے رکھ کر حل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اس کے لیے جس کو انگریزی کا لفظ ہے ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے, ایک پوری اجتماعی سوچ چاہیے کہ ہمیں پاکستان میں جو پانی کی کمی ہو رہی ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں جو ہیں بڑے عرصے سے مثلا ان کی جو کالا باغ ڈیم کی مخالفت ہے اس میں بھی منطق کم تھی اور جذباتیت زیادہ تھی, کیونکہ ڈیم تو پانی کھاتے نہیں ہیں, صرف محفوظ کرتے ہیں, اس کو ذخیرہ کرتے ہیں. لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ جی ڈیم بنے گا تو ریشن کا پانی کم ہو جائے گا. یس, ایک دفعہ تو کم ہوگا اگر ڈیم بنتا ہے ذخیرہ کے لیے, لیکن اس کے بعد وہ دریا جو ہے وہ روٹین میں چلتے رہتے ہیں, جس طرح عام ان کا فلو ہوتا ہے, ایک دفعہ سٹوریج ہو جائے. تو یہی بات ہے کہ اس لیے میں نے یہی کہا کہ اس کو ہم ہولسٹیکلی دیکھیں. صرف سندھ کے حقوق نہیں ہیں, جمومی پنجاب کے بھی حقوق ہیں, خیبر پختونخوا کے بھی حقوق ہیں, بلکہ دریائے سندھ کے معاملے میں بلوچستان کے بھی حقوق ہیں. تو ان سب کو سامنے رکھ کے, اور جو حالیہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ڈیوسٹیٹنگ فلڈز ابھی 2.5 سال پہلے ہوئے تھے, ان کی بھی جو سارے حقائق ہیں وہ سامنے رکھ کر یہ فیصلہ ہوگا. اب گویا پی ایم ایل این would not pay any heed to president's warning یا president کی advice. ہم ان کی سر president نے تو منع کر دیا, لیکن پی ایم ایل این لگتا ہے انہوں نے منع کیا, لیکن ہم ان کو اس بات پر کنونس کریں گے حقائق کی بنیاد پہ, مستقبل کی بنیاد پہ, اور اس سے جو اگر پاکستان کے اس وقت جو سوکھے علاقے ہیں وہ سیراب ہوتے ہیں تو ان سے پاکستان میں جو خوشحالی آئے گی وہ سب چیزیں فیکٹر اور اگر پیپلز پارٹی کنونس نہیں ہوتی, کیونکہ آج بھی بلاول بھٹو کی ملاقات ہے ود the پرائم منسٹر, سو if پیپلز پارٹی کین ناٹ بی کنونسڈ then what's نہیں, تو پھر دیکھیے یہ تو پھر گفتگو جاری رہے گی, اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ کنونس نہیں ہوتے تو اس پر ہمیں آگے جانا چاہیے, لیکن ہمیں انہیں کنونس اس بات پر کرنا ہے کہ جتنے بھی موجودہ اعتراضات ہیں وہ اس بنیاد پہ کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کی جو چپاتی کا سائز ہے وہ وہی رہے گا, تو لہذا ہر آدمی کہتا ہے کہ اس میں میرا حصہ زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اصل جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہنا ہے کہ جی ہم اس کا سائز بڑا کریں گے, سب کو زیادہ حصہ ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک. سر ایک لاسٹ کوسچن آپ سے, بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے, بڑا ٹرکی بھی ہے, بڑا کریٹیکل بھی ہے, بڑا کنٹروورشل بھی ہو سکتا ہے. 190 ملین پاؤنڈ جس پر عمران خان کے خلاف کیس بھی بنا, عمران خان بشرا بی بی کے خلاف کیس بھی بنا, بہت بڑا بیانیہ
PMLN कर रहा कि जी ये कौम के पैसे थे जिसके एवज ज़मीन ले ली गई। PTI का उस पर बयानिया है कि वो ज़मीन ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं थी, वो कौम के इस्तेमाल के लिए थी। उस पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, अलकादर यूनिवर्सिटी, अलकादर ट्रस्ट के नाम से इमरान खान के खिलाफ केस खोला गया। बट आयरॉनिकली अब उसी 190 मिलियन पाउंड को एक तरह से इमरान खान के नक्शे कदम पे चलते हुए शहबाज शरीफ अपने जो तालीम का प्रोजेक्ट है दानिश, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वेयर इज द डिफरेंस सर? Where's the lie? बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझसे ये सवाल किया ताकि मैं नाज़रीन को सरहद से बता सकूं कि करप्शन क्या हुई। करप्शन ये हुई कि एक पाकिस्तानी कारोबारी शख्स के 190 मिलियन पाउंड जो उस जमाने के लिहाज से 54 अरब रुपए बनते थे जी। 54 अरब रुपए से आप 27 अस्पताल बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये इतनी बड़ी रकम है। 54 अरब रुपए जो हुकूमत बरतानिया ने रिकवर किए वो पाकिस्तान की अवाम की मलकियत थी और वो पाकिस्तान के खजाने में आने चाहिए थे। लेकिन वही कारोबारी शख्स जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में 464 अरब रुपए का जुर्माना किया था सिंध में एक जमीनों की हथियाने के मामले में, वो जो 54 अरब थे उस शख्स को वापस किए गए ताकि वो उन्हें जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दे। ये करप्शन है। ये जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उस शख्स को ये इजाजत देना कि वो जो पैसे उससे गैर कानूनी डिक्लेयर होकर रिकवर किए गए थे वो पाकिस्तान के खजाने में जाने चाहिए थे, उसके जाती जुर्माने को पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। सर दैट्स द पॉइंट। सर PTI यही तो कहती है कि वो सर यही तो पॉइंट, यही तो झगड़ा है। PTI को मुझे दुरुस्त करने दे उनको। सर PTI कहती है कि वो पैसे नहीं दिए गए। 54 अरब देखिए, नहीं, वो 54 अरब रुपए जो शख्स ने अपने जाती जुर्माने को अदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए, वो जो 54 अरब रुपए उसको देने के एवज वो अल कादिर ट्रस्ट और उसकी जमीन जो है वो बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया, जिसमें आज भी उस तरफ वो दो ही ट्रस्टीज हैं, उनको दी गई और उसको जो भी उन्होंने उसका इस्तेमाल किया वो बेमानी है। असल इशू ये है कि वो 54 अरब रुपए जो पाकिस्तानी कौम के थे वो एक शख्स के जाती जुर्माने को अदा करने के लिए दिए नहीं जा सकते थे। इमरान खान और उनकी काबीना ने उसकी इजाजत दी और ये पाकिस्तान की कौम की अमानत में खयानत थी और है और रहेगी। लेकिन इन एसेंस आप समझते हैं कि ये बहुत डिफरेंट है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इन पैसों के एवज एक यूनिवर्सिटी बनाई और अब मौजूदा वज़ीर आज़म भी इन पैसों के एवज दानिश यूनिवर्सिटी बनवाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, सिर्फ इवज का लफ्ज जो है इस अहाता नहीं करता। मैं फिर कह दूं, वो 54 अरब रुपए उस कारोबारी शख्स जिसका गैर कानूनी पैसा इंग्लिस्तान में पकड़ा गया था उसको वापस दिए गए कि वो अपने जाती जुर्माने की मद में जमा करा। So this is the link. दिस इज द लिंक। असल लिंक ये है। और उसके बाद वो जो 54 अरब रुपए की उसकी जो उसने अपनी लाइबिलिटी जो है सुप्रीम कोर्ट में कम कर दी 54 अरब रुपए, उसके बाद उसने ये जमीन जो है बानी चेयरमैन को दी। उन्होंने उसका जो भी इस्तेमाल किया वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन बात यह है कि आप किसी को 54 अरब रुपए देने के एवज जो है अगर माली फायदा और जमीन हासिल करते हैं तो ये करप्शन है। तो पाकिस्तान के दो जुर्म हुए, पाकिस्तान के अवाम की अमानत में खयानत और उस खयानत के एवज आपने एक जमीन हासिल की और माली फायदा हासिल। ठीक, तो आप फरमा रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस है अलकादर यूनिवर्सिटी बनवाने में और 190 पाउंड के एवज दानिश यूनिवर्सिटी बनवाने में। बहुत देखिए जब पाकिस्तान के अवाम की का जो हक का पैसा था वो पाकिस्तान के अवाम के खजाने में वापस आया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, खजाने में वापस आया है, तो फिर खजाने के ऊपर हुकूमत। लेकिन सर किसी और प्रोजेक्ट में लगा देते ना, शहबाज शरीफ का दानिश प्रोजेक्ट, व्हाई जस्ट द दानिश प्रोजेक्ट? पाकिस्तान में हजारों PSTP के प्रोजेक्ट हैं। वो अभी मुझे नहीं मालूम कि उसका फाइनल फैसला जो है वो शायद गालिबन एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने तो यही रिपोर्ट किया है सर। बजट में किया जाएगा। तो अभी हम इसको वेट करते हैं कि बजट जो है इस बारे में क्या कहता है। हो सकता है किसी और मद में इन पैसों का इस्तेमाल कर दिया जाए। शायद हो सकता है कि इसको जो है वो आने वाली करप्शन पकड़ने के लिए, करप्शन के इदारों को तकवीयत देने के लिए इस्तेमाल करें। इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। बहुत शुक्रिया इंजीनियर खरून दस्तगीर खान साहब प्रोग्राम में आज देने के लिए और गुफ्तगू करने के लिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल सर्कल बैक द डिबेट
टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस और उसमें जो पीटीआई का सोलो फ्लाइट के तौर पे एहतजाज रहा और दीगर अपोजिशन जमातें जेयूआई एंड पीके मैप महमूद खान अचकज़ई की अलूफ बैठी रहीं, अनकंसर्न्ड बैठी रहीं, इस पे ज़रा बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बानी पीटीआई के वकील हैं और पीटीआई के रहनुमा हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब एंड ऑल्सो आई हैव फ्रॉम जेयूआई फे असलम गौरी साहब जो कि जमात के तर्जुमान हैं। असलम गौरी साहब, आपसे तो मैं सवाल करूंगी ज़रा आगे चल के, क्योंकि आज जब पीटीआई ने एहतजाज किया तो जेयूआई बिल्कुल खामोश कौमी असम्बली में बैठी रही। इस पर ज़रा आगे चल के सवाल आपसे करूंगी, लेकिन एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, आप लोगों ने तो आज अपनी जो एहतजाज की स्ट्रैटेजी है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री ईयर, उस स्ट्रैटेजी को आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कामयाब करवा लिया। आप लोगों ने नारे भी लगवा लिए, इमरान खान का नाम भी आप लोगों ने असेंबली के फ्लोर से बराह रास्त चलवा लिया। जितनी गूंज सदर के खिताब की थी उतनी ही बराबर जो आपकी सदा थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, इमरान खान के नाम की और नारों की और कैदी 804 के और सब चीज़ों के, वो सब अपनी जगह पे आज प्राइम टाइम के प्रोग्राम्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे सदर के खिताब के मतन को, वहीं पे अपोजिशन के एहतजाज को भी, कल के अखबारात की भी यही सूरत हाल होगी। लेकिन इस कामयाब स्ट्रैटेजी से हट के सियासी एतबार से, कानूनी एतबार से इमरान खान को फ़ायदा तो नहीं कोई दिलवा सकेंगे आप? देखिए गरीदा, सियासत जो है, सियासत में एहतजाज की और सदा बुलंद करने की अपनी स्पेस दी जाती है और उसकी कदर की जाती है। जमहूरियत में जब आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अलाउ करने की इजाज़त नहीं देते हैं तो फिर उससे मसला बनता है। जमहूरियत जो है इट्स ऑल अबाउट कि आप लोगों को सदाए एहतजाज बुलंद करने दें। आज असम्बली में जो हुआ है वो बुनियादी तौर पे मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसका एक आपने ग्लिम्पसेस देखे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो पीटीआई की तरफ से जो एहतजाज किया गया है, बुनियादी तौर पे ये लेकिन एडवोकेट फैसल साहब, आप कह रहे हैं कि उस मजहर है अदम इस्तेहकाम का जो आज असेंबली में आप लोगों ने एक एहतजाजों के जरिए थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर आपके इस आर्ग्यूमेंट को तस्लीम कर लिया जाए तो अपोजिशन की दीगर जमातें इस अदम इस्तेहकाम को यानी कि तस्लीम नहीं करती, क्योंकि वो आपके साथ हम आवाज़ नहीं थी आज एहतजाज में। सिर्फ पीटीआई की सोलो एंड सोल आवाज़ थी, अचकज़ई साहब की आवाज़ शामिल नहीं थी, जेयूआई खामोश थी। देखिए, हर अपोजिशन पार्टी का एक अपना तरीक़ेकार होता है और क्योंकि ये एक मुतहदा अपोजिशन नहीं है, लिहाजा हर पार्टी को इख्तियार है कि वो अपना जो एहतजाज का या असेंबली के अंदर कॉन्डक्ट जो है वो किस तरह से करना है, उसका वो मैनरिज्म रख सकते हैं। आप पीटीआई की जो अपोजिशन है उसका मैनरिज्म जेयूआई पे और जेयूआई का मैनरिज्म, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मुत्तहिदा अपोजिशन नहीं है एडवोकेट फैसल साहब। मैंने अर्ज किया जी कि ऑब्वियसली तमाम अपोजिशन जमाते हैं, लेकिन एक अलायंस के तहत या एक जो एक मैनरिज्म होता है, एक मैकेनिज्म होता है कानूनी और पार्लियामेंट्री, उस तनाजुर में तो नहीं है। जाहिर है जो यूआई की एक अपनी सियासत है, पीटीआई की अपनी सियासत है, दूसरे साहिबान की अपनी सियासत है। अभी लेकिन आपके ही आर्ग्यूमेंट के मुताबिक बाकी अपोजिशन जमातें गोया नहीं समझते कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। मैं असलम खौल साहब यही सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी। जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले पूरे अपने गलों की हाईएस्ट पिच पे, टॉप नोट पे इमरान खान की रिहाई के नारे लगवा रहे थे, कैदी 804 के असेंबली के फ्लोर पे नारे लगवा रहे थे, सदर के खिताब के दौरान हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे, जैसा अभी एडवोकेट फैसल ने कहा कि ये सब कुछ जो हुआ अपोजिशन ने, बल्कि पीटीआई का एहतजाज ये एक ग्लिम्स है, एक मजहर है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम है सियासी। लेकिन जेयूआई खामोश बैठी रही, तो गोया आपकी खामोश हमायत हुकूमत को और सदर साहब को हासिल थी और आप लोगों ने पीटीआई से असेंबली के फ्लोर पे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया उनके एहतजाज से या इमरान खान की रिहाई से। बहुत शुक्रिया आपका। असल में बात यह है कि हमारे और पीटीआई के दरमियान में डे टू डे मैटर्स पे पार्लियामेंट के अंदर कमेटियां मौजूद हैं जी, और कौमी असम्बली में भी मौजूद हैं और सेनेट में भी मौजूद हैं।
لیکن مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم تک تو ہم بہت لاڈلے بھی تھے، پیارے بھی تھے، روز ملتے بھی تھے، منہ بھی چومتے تھے، گلے بھی لگتے تھے۔ 26ویں ترمیم کے بعد آج تک کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر میٹر پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ایون کہ آج جو کچھ ہوا اس میں اس سے قبل ہمیں نہ پوچھا گیا، نہ اعتماد میں لیا گیا، نہ کوئی مشورہ ہوا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں نہ مشورہ کیا آپ نے، نہ پوچھا، اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے شور مچانا شروع کر دیں؟ کم از کم بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا جاتا ہے، نیا عمل ترتیب کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس زوم سے باہر آنا ہوگا۔ میں بڑی پارٹی ہوں، وہ فلاں چھوٹی پارٹی ہے، اس زوم سے باہر آنا ہوگا۔ ہم نے یہاں قافلی کا انجام دیکھا ہے، کوئی اس میں غلط فہمیوں میں نہیں رہنا چاہیے، اور اس طرح اس کی صورتحال کو ہم خود خراب کر رہے ہیں، اور یہی وہ بنیادی وجوہات ہے کہ ہم میرے درمیان کے اب تک اتحاد باقاعدہ شکل اختیار نہیں کر سکا ہے۔ جب آپ کسی کو اعتماد میں لینا نہیں چاہتے، مشورہ کرنا نہیں چاہتے، اور اپنے آپ ہی چلنا چاہتے ہیں، تو آپ چلیں، پھر ہم آپ کے پیچھے کیوں آئے وائے؟ یہ تو پھر استاد اسی وقت بنے گا جب آپ برابری کی بنیاد پہ جو پارلیمنٹ سے باہر پارٹیاں ہیں ہمیں ان کو بھی لینا پڑے گا اس میں، اور وہ بہت سی پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، جو پچھلے اتحاد میں ہمارے ساتھ تھی، وہ ان کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں تھی، لیکن ان کا ہر بات ہم برابری کی بنیاد پہ سنی بھی جاتی تھی، اس پہ عمل درآمد کیا گیا تھا، مشورہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن یہاں صورتحال کا فقدان ہے تھوڑا سا، جس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ دینا کہ فلاں پارٹی تیار ہے، فلاں تیار نہیں ہے، یہ ایسا صورتحال نہیں ہے۔ آپ خود ہی لے کر چلنے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ جب خود لے کے ہمیں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی چیز کی مشاورت نہیں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، اور پھر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نعرے ماریں، ایسا ممکن نہیں ہے، نہ ایسا ہوگا۔ تو گویا اسلم غوری صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد موجود ہے، اور جے یو آئی کی جانب سے پی ٹی آئی پر کافی زیادہ عدم اعتماد موجود ہے، جو کہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کی گفتگو سے، لیکن ملاقات بھی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور جے یو آئی فے کی، تو ابھی تک یہ عدم اعتماد کم کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ خلیج پارٹی کیوں نہیں جا سکی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سنجیدگی نہیں ہے؟ دیکھیے، ہمارے اور ان کے درمیان میں 16 سال سے بہت سے سیاسی اور نظریاتی اختلافات تھے، جس کی وجہ سے ایسا کبھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم اور آپس میں بیٹھ بھی پائیں گے۔ لیکن اس اپوزیشن میں آنے کے بعد جب ہم بھی اپوزیشن میں ہیں تو یہ بھی اپوزیشن میں ہے، تو ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں دو اپوزیشن نہ کریں، ہم اپوزیشن کو متحد کریں۔ اس کے لیے ہمارا فیصلہ تھا، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے چلیں گے۔ 26ویں ترمیم کے دوران میں ایک فل اسٹاف، ایک کامہ ہم نے ان کے مشورے سے کیا۔ بیرسٹر گوہر صاحب تھے، مان اکرم راجہ صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، ایک میٹنگ میں تو حامد خان صاحب بھی تھے۔ یہ سب لوگ آتے رہے ہیں اور بیٹھتے رہے ہیں، اور آخری مولانا کی پریس کانفرنس جس میں یہ ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے مولانا کے گھر کے باہر، وہ بھی آپ سن لیں۔ کسی بھی یہ نہیں تھا کہ ہم 26ویں ترمیم نہیں مانتے، مسائل اور تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم 26ویں ترمیم کو کہیں بھی انہوں نے متنازع نہیں کیا، لیکن جیسے ہی یہ وقت گزر گیا اس کے بعد یہ جناب اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے، ہمیں کوئی اعتماد میں نہیں لیا، کوئی پیچھا نہیں لیا۔ آج پوری سیاست ہی 26ویں ترمیم پہ ہو رہی ہے۔ کل ہم بڑے مسیحا تھے، بڑے فرشتے سے، جب وہ 26ویں ترمیم کو ہم نے ٹھیک کروایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ بنیادی چیزیں جو اتحاد میں رکھنا ہے۔ پارٹی کا سربراہ پارٹی چونکہ جیل کے اندر ہے، باہر جو لوگ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے سربراہ کے ساتھ وہ صحیح ہدایات ان سے لے نہیں سکتے، یا ان تک صحیح میسج پہنچا نہیں رہے۔ یہ وہ بنیادی پرابلم ہے جس کی وجہ سے کوئی اتحاد جو ہے پڑھنے میں دقت آ رہی ہے۔ ٹھیک، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میرے سوال کا جواب دے دیا، لیکن ایڈوکیٹ فیضر چودھری صاحب، یہ چارج شیٹ بھی ہے ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ آپ کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت عدم اعتماد سے گئی، آپ اب حکومت پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے ہی ایک طرح سے اپوزیشن کے دیگر جماعتیں یا اتحادی ممکنہ ان کو آپ پر عدم اعتماد ہے۔ کیسے ایڈریس ہوگا یہ جو خلیج ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے تو بالکل غوری صاحب کی جو شکایات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیجا نہیں ہے، اور سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، خاص کر جب متحرک گروپ آپس میں سیاسی گفتگو کرتے ہیں اور پھر ایک الائنس کے متمنی بھی ہیں، تو پھر کوئی پولیٹیکل اخلاقیات بھی ہوتی ہیں اور ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں جن کے اوپر جو ہے توجہ دینا ضروری ہے، اور کوئی بھی معاملہ ہو اس میں جے یو آئی جو ہے بلا شبہ پی ٹی آئی کے بعد پارلیمان میں بھی اور ملک کی سیاست میں بھی ایک بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، اور ان کی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو پولیٹیکلی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہر لحاظ سے
پی ٹی آئی کے جو معتمدین ہیں اس میں جو پارلیمنٹ میں موجود حضرات ہیں ان کو جے یو آئی کے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اعتماد میں لے کر ہی یہ معاملہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر متمنی ہیں ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس کے تو پھر یہ خاطر جمع رکھیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں کوئی این جی اوز نہیں ہیں، ان کو بھی آپ کو پولیٹیکلی انگیج کرنا پڑے گا اور ان کے لیے بھی آپ کو پولیٹیکلی جس طرح سے ایک معاملہ ہوتا ہے اس طرح سے کرنا پڑے گا۔ تو میں جو غوری صاحب کا میسج جو ہے وہ میں نے ریسیو کیا ہے، میری ملاقات عمران خان صاحب سے جب بھی ہوگی تو یہ بالکل اس طرح سے پہنچا بھی دیا جائے گا۔ آن دس نوٹ آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ دس پروگرام۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب۔ اسلم غوری صاحب کی امید ہے کہ ایڈوکیٹ چودھری نے کہہ دیا کہ نوٹڈ، یور پوائنٹ از نوٹڈ اینڈ دیٹ ول بی رجسٹرڈ ود عمران خان۔ سو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا پیش رفت ہوتی ہے، خاص طور پہ ملاقاتیں بھی ہوں گی پی ٹی آئی اینڈ جے یو آئی فے کے درمیان۔ بٹ یہ تھا آج کا پروگرام، دیٹس اے ریپ۔ آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ 8 o'clock آن GTV۔ اللہ حافظ۔